नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। क्या राहुल गांधी के खटाखट आइडिया ने हिमाचल प्रदेश की खटिया खड़ी कर दी? क्या सीएम सुक्खू रेवड़ियां बांटने के चक्कर में हिमाचल के बुजुर्गों को मिलने वाला पेंशन भी लुटा बैठे? मूड मीटर की आज पहली स्टोरी में इस बात की पड़ताल करेंगे और दूसरी स्टोरी में बताएंगे आपको कि कैसे सैकड़ों हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों और दर्जनों ड्रोन कैमरों को चकमा दे रहे हैं बहराइच के आदमखोर भेड़िए और कैसे हर रात घात लगाकर वार कर रहे हैं खूंखार भेड़िए। ये आपको आज मूड मीटर की दूसरी बड़ी स्टोरी में दिखाएंगे। और अब बात उस खबर की जिसे बतौर भारतीय नागरिक अगर हमने और आपने गंभीरता से नहीं लिया तो यकीन मानिए पाकिस्तान जैसी कंगाली से जूझने के हालात हमारे सामने खड़े हो सकते हैं। आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। अब आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की तरफ ये चेंजिंग जरूरी है। तो ये खतरा क्यों मंडरा रहा है कि अगर हमने सबक नहीं लिया जो हिमाचल में हो रहा है तो बहुत मुमकिन है कि भारत के दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की घटनाएं होने लग जाए। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि ये वक्त आ गया है कि चुनावी माहौल में राजनीतिक पार्टियों के हवाई वादों को समझदारी की कसौटी पर कसकर देखा जाए। मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में फंसकर आंख मूंद कर वोट देना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये जरा हिमाचल से सबक लेने की जरूरत है। हिमाचल में इसको देखने की जरूरत है। और हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि देश का जो सबसे खूबसूरत राज्य है एक तरीके से हिमाचल, वो कंगाली के मुहाने पे खड़ा है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिमाचल में 2 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और 1.5 लाख पेंशनधारियों का पेंशन महीने की पहली तारीख को उनके खाते में नहीं क्रेडिट हुआ। और ये क्रेडिट कब होगा, ये इसका भुगतान कब होगा, इसकी गारंटी देने वाला भी फिलहाल कोई नहीं है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू भी नहीं, क्योंकि हिमाचल सरकार के खजाने में अभी एक ढेला भी नहीं है और सिर पर 94,000 करोड़ का कर्ज है, वो अलग से। सरकारी कर्मचारियों का वेतन तो छोड़िए, इस कर्ज की किस्त कैसे भरी जाएगी, इसका जवाब हिमाचल की कांग्रेस सरकार के पास नहीं है। और ऐसे हालात बने क्यों, इसके लिए 2 साल पहले दिसंबर 2022 में आपको चल के देखना होगा, जब हिमाचल में विधानसभा चुनाव थे और हिमाचल की मौजूदा सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस चुनावी जीत के बाद मुफ्त की रेवड़ी बांटने के वादों की झड़ी लगा रही। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र को प्रतिज्ञा पत्र के नाम से जारी किया था और वादा किया था कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी तो वो क्या क्या करेंगे। रिटायर्ड सैनिकों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेंगे, युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, हिमाचल की हर महिला को यानी कि 18 साल से और 60 साल के बीच की, 18 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे की सारी महिलाओं को 1500 रुपये महीने का वजीफा देंगे, जमीन अधिग्रहण का मुआवजा 4 गुना कर देंगे, 300 यूनिट तक बिजली भी मुफ्त कर देंगे और भी पता नहीं क्या क्या। इन हवाई चुनावी वादों पर मीडिया भी सवाल उस समय उठा रही थी कि कांग्रेस के कर्ता धर्ता जो लोग उस समय थे उनसे पूछा जा रहा था कि भाई इतने सारे वादे तो कर रहे हैं, लेकिन इसे पूरा करने के लिए पैसे आएंगे कहां से, क्या इसका बोझ हिमाचल उठा पाएगा? तब जवाब में क्या कहा जा रहा था, पहले एक बार जरा आप वो सुनिए, फिर आगे की कहानी बताएंगे। खेड़ा जी, जिस प्रदेश में 85,000 करोड़ का कर्ज हो और उधर आप गारंटियां दे रहे हैं, तो कहां तक कारगर साबित है? कांग्रेस पार्टी में अर्थशास्त्र समझने वालों को सम्मान दिया जाता है। 10 साल प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाया जो अर्थशास्त्री पूरे विश्व में जिनका नाम था। हम इस तरह से हवाई घोषणाएं नहीं करते। तो पवन खेड़ा कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में अर्थशास्त्रियों की भरमार है और उनकी घोषणाएं हवाई नहीं है। लेकिन उन घोषणाओं का क्या हश्र हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। और जो अर्थशास्त्र के पुरोधा उनकी पार्टी में हैं, उनसे सवाल किया जाना चाहिए कि इतने सारे अर्थशास्त्र के जानकार होने के बावजूद हिमाचल में आज ये हालत क्यों है, ये नौबत क्यों है कि लोगों को सैलरी, तनख्वाह और पेंशन भी नहीं मिल पा रही। ये जो हमने आपको बयान सुनवाया
पवन खेड़ा का ये 6 दिसंबर 2022 का बयान था। और तब राहुल गांधी का दूत बनकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा शिमला गए थे। हिमाचल में आज जो हालात पैदा हुए हैं उसकी आशंका को लेकर मीडिया तब भी सवाल उठा रही थी, लेकिन सुनना किसे और समझने को कौन तैयार था? और पब्लिक का क्या, उसको तो मुफ्त का माल चाहिए था। और कांग्रेस हर हाल में हिमाचल की सत्ता पर काबिज होना चाहती थी, चाहे मुफ्त में बांटने के लिए खजाने में फूटी कौड़ी भी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सत्ता चाहिए तो चाहिए। अब हिमाचल के आज के हालात देखिए जरा। 2022 में हिमाचल में बनी कांग्रेस सरकार के अभी 2 साल नहीं पूरे हुए हैं, अभी 3 महीने बाकी ही हैं। लेकिन हाल यह है कि 1 महीने का खर्चा जुटाना भी भारी पड़ रहा है सुक्खू सरकार को। हालात इतने बुरे हैं कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते। हिमाचल के सीएम सुक्खू के 3 दिन में आए 3 बयानों को आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हिमाचल की स्थिति कितनी खस्ताहाल है। देश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने और अनप्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर कम करने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। आर्थिक संकट नहीं है भैया, आर्थिक संकट से हम उबर रहे हैं, आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। अब तो हमने आपको 3 बयान सुनाया। पहला बयान 29 अगस्त था, जब सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा में कहा कि खजाने की स्थिति बिल्कुल खस्ताहाल है, बुरी स्थिति है। हिमाचल के मंत्री और विधायक अगले 2 महीने तक, और उनके सारे स्टाफ भी अगले 2 महीने तक कोई वेतन और भत्ता नहीं लें, ये उन्होंने अगले दिन कहा। लेकिन जैसे ही इस मामले को लेकर लोगों ने उछालना शुरू किया, अगले दिन वो पलट गए और उसके 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने नया बयान दे दिया कि बीजेपी अफवाह फैला रही है, हिमाचल में ऑल इज वेल, कुछ भी गड़बड़ नहीं। सवाल यह है कि अगर हिमाचल में कुछ भी गड़बड़ नहीं है तो आज 3 तारीख हो गई, अभी तक वेतन और पेंशन क्यों नहीं आया लोगों को? सवाल यह है कि हिमाचल की हालत दुनिया देख रही है, सब कुछ देश के सामने है, फिर सुक्खू क्यों डिनायल मोड में? क्या इसकी वजह हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाले हैं उसको देखते हुए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? आपको याद दिला दे कि कांग्रेस इन राज्यों में वही खटाखट वाला चुनावी दाव लगा रही है इस बार भी, जिसे कर्नाटक, तेलंगाना, केरल और पंजाब जैसे उसने सभी जगहों, यहां हिमाचल में भी उन्होंने भुनाया। हिमाचल की कंगाली का राज खुलने के बाद क्या कांग्रेस को आने वाले चुनाव में अपनी रणनीति ध्वस्त होने का डर सता रहा है, या राहुल की खटाखट सियासत का खोखलापन खुल जाने का डर कांग्रेस को सता रहा है, या राहुल को पीएम मोदी के बराबर खड़ा करने की कांग्रेसी कवायद की जमीन खिसकती हुई दिख रही है? क्या वजह है कि हिमाचल में सुक्खू सरकार न तो पेंशन और वेतन दे रही है और न ही इस बात को स्वीकार कर रही है कि वहां स्थिति खराब है? हिमाचल की कंगाली की हालत पर खुद राहुल गांधी की चुप्पी भी सबको चौंका रही है। और वो क्यों चुप हैं, यह समझना कोई मुश्किल नहीं है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है उनका जो उनकी चुप्पी समझ में आती है। एक तरफ तो राहुल गांधी देश को गरीबी मिटाने का खटाखट फॉर्मूला दे रहे थे, और यहां हालत यह है कि कांग्रेस की सत्ता वाली हिमाचल में कर्मचारियों के तनख्वाह के पैसे नहीं है। हिमाचल के हालात सामने रखकर अगर राहुल का वो बयान सुनिएगा तो लगेगा कि राहुल गांधी भी एकदम अलग लेवल का मजाक करते हैं कभी कभी। सुनिए राहुल गांधी। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। तो राहुल गांधी कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि एक झटके से हिंदुस्तान की सारी गरीबी मिटा देंगे। और यहां हालत यह है कि हिमाचल में लोगों का घर कैसे चलेगा, लोगों के बच्चों की फीस कैसे जाएगी स्कूल की, उनको ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उनकी अगली सैलरी कब मिलेगी।
तो राहुल का एक तरफ है चुनावी जुमला खटाखट वाला कि एक झटके में गरीबी गायब कर देंगे, जो सपना उन्होंने दिखाया, और अब उसकी हकीकत जो है वो हिमाचल में देखिए। चुनाव में क्या गारंटी थी? चुनाव में क्या कहा गया? कहा गया कि 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए हम देंगे, और हकीकत यह है कि उस भत्ते के लिए महिलाएं अभी भी भटक रही हैं। हिमाचल में कहा गया कि हर साल 1 लाख नई नौकरियां देंगे, और हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 हो चुका है हिमाचल आज की तारीख। चुनावी गारंटी क्या थी कांग्रेस की? कि हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, और आज हकीकत क्या है? आज सच्चाई क्या है? मुफ्त में 300 यूनिट बिजली तो बंद हो ही गई। बीजेपी सरकार में जो 125 यूनिट फ्री बिजली योजना शुरू की गई थी उसको भी खत्म कर दिया गया, खत्म करना पड़ा। चुनावी गारंटी थी कि हर विधानसभा क्षेत्र में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे, और सच्चाई क्या है आज की? हिमाचल में पिछले 2 साल में 99 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, करीब 100 स्कूल बंद हो चुके हैं। आप सोचिए, तो एक खटाखट कहना और खटाखट करना, दोनों में आसमान और जमीन का अंतर होता है। राहुल गांधी को अभी यह बात समझने में शायद वक्त लगेगा। हिमाचल में कांग्रेस की हवाई चुनावी गारंटी का हश्र क्या हुआ है तो हमने तो आपको बता दिया, लेकिन आपको यह भी बता दें कि साल 2022 में हिमाचल में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस ने कहा था कि हिमाचल को साल 2027 तक, यानी कि 5 साल में आत्मनिर्भर बना देंगे, और 2032 तक हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य। सोचिए, लेकिन हालात 2 साल में क्या से क्या हो गए। आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं और कुछ और सच्चाई आपको बताते हैं। कांग्रेस की हवा हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम का खर्चा जुटाते जुटाते निकल गया आज की तारीख में। हिमाचल सरकार का कर्जा बढ़कर 94,000 करोड़ रुपया हो चुका है, और जो दिसंबर तक 1 लाख करोड़ पार कर लेगा। सोचिए, छोटा सा राज्य, 1 करोड़ से भी कम की आबादी, और वहां 1 लाख करोड़ का कर्जा है। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का एरियर बकाया है। पुराना कर्ज चुकाने के लिए भी नया कर्जा लेना पड़ रहा है। सोचिए, कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। नतीजा यह है कि प्रति व्यक्ति कर्ज के मामले में हिमाचल भारत में दूसरे नंबर का राज्य हो गया है। हिमाचल में प्रति व्यक्ति कर्ज, मतलब एक आदमी पर जो कर्ज है वह 1,17,000 रुपए का है। 1,17,000 का कर्ज, जो कि अरुणाचल के बाद सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पे है। हिमाचल के बजट का 46%, यानी कि उसके बजट का एक बड़ा हिस्सा कर्ज की किस्त देने, ओल्ड पेंशन स्कीम का पैसा चुकाने और सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पे खर्च हो जाता है। अब आप सोचिए कि जब बजट का आधा हिस्सा इन्हीं सब चीजों में निकल जाएगा तो आप विकास के काम क्या कर पाएंगे, और बाकी योजनाओं के लिए आप क्या पैसे जुटा पाएंगे और क्या खर्च कर पाएंगे। 4,000 करोड़ रुपए वाटर सेस, यानी कि पानी पर टैक्स लगाकर हिमाचल सरकार अब जुटाने की कोशिश में है, क्योंकि खजाना खाली है। समझ में नहीं आ रहा है कि वेतन और पेंशन दें कहां से। तो अब नए नए तरीके जो तलाशे जा रहे हैं कि कैसे रेवेन्यू बढ़ाया जाए, कैसे राजस्व बढ़ाया जाए, खजाने में कुछ पैसे कैसे लाए जाएं ताकि लोगों को पेंशन और तनख्वाह दे सके। तो उसके लिए वाटर सेस लगाने जा रही है सरकार, लेकिन इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया। तो अब रास्ता क्या बचा था? तो हिमाचल सरकार के पास अब दिसंबर 2024 तक 6,200 करोड़ रुपए की लोन लिमिट है। मतलब इतना लोन वो सरकार और ले सकती है। उसमें से 3900 करोड़ का लोन लिया जा चुका है, जबकि अगले 4 महीने के वेतन पेंशन का खर्च ही 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। आप सोचिए, यानी कि अगर आप लोन लेके भी अगर देना चाहें कर्मचारियों को वेतन, कर्ज लेकर भी अगर कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देना चाहें तो भी आप नहीं दे सकते, क्योंकि उतना भी लोन लेने की लिमिट नहीं है आप। यानी कि अगले 4 महीने हिमाचल सरकार पर कितने भारी हैं ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब बीजेपी कह रही है कि विधानसभा में आर्थिक स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए राज्य की, यानी हिमाचल सरकार पर खतरे की तलवार लटकने लगी है। हिमाचल को 2 साल में इस हालात में ढकेलने वाली कांग्रेस ने क्या क्या सपने दिखाए थे, क्या क्या दावे किए थे, कैसे कहा था कि उसके एक्सपर्ट ने सबका हिसाब लगा लिया है,
पवन खेड़ा का बयान एक बार आपको फिर से सुनना चाहिए। फिर आपको उन राज्यों की भी तस्वीर आपके सामने रखूंगा जहां कांग्रेस में सत्ता में है या कांग्रेस सत्ता की साझेदार रही है। सोच समझकर ये 10 गारंटियां बनाने के वक्त भी उससे पहले बड़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हुई, कई लोगों के साथ सलाह मशविरा हुआ। ऐसे ही नहीं कि 1.5 आदमियों की सरकार नहीं होती हमारे यहां सब लोग मिलकर एक्सपर्ट से बात करके और फिर अपनी 10 गारंटी देते हैं। सोचिए कितना दिमाग लगा करके 10 गारंटी शुरू की गई थी। कैसे बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं पार्टी के भीतर, और उन्होंने कितना दिमाग लगाया होगा कि हिमाचल को आज यहां पहुंचा दिया। सोचिए कि किस तरह की स्ट्रेटजी, किस तरह की रणनीति बनी होगी कि एक ठीक ठाक चलते चलाते राज्य सरकार को कंगाली के रास्ते पर खड़ा कर देना है। इसके लिए कितना दिमाग लगाना पड़ता है और कितना दिमाग लगाया होगा कांग्रेस ने, तब जाकर के हिमाचल आज वहां पहुंचा है जहां आज है कि न उसके पास कर्मचारियों के वेतन देने के पैसे हैं और न पेंशन देने के, और विकास के काम तो खैर क्या ही खाक कर पाएंगे क्योंकि पैसे ही नहीं। तो हिमाचल के खजाने की कंगाली के लिए सुक्खू सरकार अब जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बीजेपी पर ठीकरा फोड़ने में जुटी हुई है कि 2022 के पहले जिनकी सरकार थी हिमाचल में, उन्होंने बहुत कर्जा कर दिया था, उन्होंने ठीक से मैनेजमेंट नहीं किया। लेकिन आंकड़े तो आंकड़े हैं साहब, आप उनको नहीं छुपा सकते, उनके सामने झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए दाव भी नहीं चल रहा, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी ने 5 सालों में 19,600 करोड़ का कर्ज लिया। बीजेपी की जब सरकार थी तो यानी कि मान लीजिए 20,000 करोड़ का कर्ज लिया, जबकि कांग्रेस ने 20 महीने में यानी कि 2 साल से कम में 24,176 करोड़ का कर्ज ले लिया। आप समझ रहे हैं, 5 साल में पिछली सरकार ने 20,000 करोड़ का कर्ज लिया और जो नई सरकार आई उसने 2 साल से कम में 24,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। अब आप बताइए कि किसका मैनेजमेंट अच्छा है? और इतने सारे अर्थशास्त्री, इतने सारे दिमाग वाले लोग और इतनी सारी स्ट्रेटजी का क्या करेंगे आप, जब आप 2 साल के भीतर एक स्टेट को कंगाली के कगार पे लाके खड़ा कर देते हैं। तो हिमाचल के हालात कर्नाटक से लेकर केरल और तेलंगाना, सब ऐसे बहुत सारे राज्य हैं कि हिमाचल के हालात के बाद सब जगह इस बात की चिंता बढ़ रही है कि कहीं बाकी राज्यों की स्थिति भी ऐसी नहीं हो जाए, क्योंकि वहां भी कम बेसी इसी तरह की पॉलिसी चल रही है और यहां भी कांग्रेस की गारंटी पूरी करने में खजाना खाली हो रहा है। डर इन्हें भी सता रहा है कि आने वाले वक्त में हिमाचल वाले हालात न हो जाएं। चुनावी साल में हिमाचल की हालात बता रहे हैं कि कांग्रेस और उनकी अगुवाई वाली इंडी गठबंधन का अर्थशास्त्र किस कदर कमजोर है और कितना खराब है, और आने वाले चुनाव में कहीं ये हार की वजह न बन जाए, क्योंकि हिमाचल के हालात देश की जनता को सीधा सीधा मैसेज दे रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ी और ये रेवड़ी वाली सियासत राज्यों को और देश को किस दलदल तक में पहुंचा सकती है। ये हिमाचल उसकी एक वानगी भर है, इससे सबक लेने की जरूरत है। देश का मूड मीटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में क्यों अचानक बढ़ गए हैं जंगली जानवरों के हमले? भेड़िए, सियार, तेंदुए, बाघ सब एक साथ कैसे इंसानों का शिकार करने पर तुले हुए हैं? क्या जुलाई से जो शुरू हुआ है हमले का सिलसिला है, क्या ये पूरे सितंबर भर चलने वाला है या उससे आगे भी चलता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 1-2 आदमखोर भेड़िए को मार देने से बहराइच को आतंक से आजादी मिल जाएगी, या फिर जंगल में और बड़ा झुंड है जो शिकार की ताक में बैठा हुआ है? आदमखोर भेड़ियों ने यूपी के बहराइच जिले को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। जिले के करीब 50 गांवों के लोग पिछले 53 दिनों से दहशत में जी रहे हैं। भेड़ियों ने बच्चों समेत 11 लोगों को अब तक मार डाला है, जबकि हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए राज्य सरकार की ओर से ऑपरेशन भेड़िया शुरू कर दिया गया।
और इस ऑपरेशन में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। रेस्क्यू टीम अलग अलग टीम बना करके और पिंजरे लगा रही है, लेकिन ये ऑपरेशन भी गांव में फैली दहशत को कम नहीं कर पा रहा। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान और वन विभाग के करीब 25 से ज्यादा टीम इस पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। 3-4 भेड़िए जो पिछले दिनों पकड़े गए थे, उसके बाद से अभी तक खाली हाथ हैं। इसके बावजूद भेड़िया मासूम बच्चों को दूसरी तरफ अपना निवाला बनाना उसने जारी रखा है, जिसके बाद अब राज्य के जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने अपने अफसरों को आदेश दे दिया है कि अगर भेड़ियों को अगर नहीं वो पकड़ पा रहे हैं तो उनको गोली मार दे। लेकिन सवाल ये है कि क्या आदमखोर भेड़ियों को खत्म करना इतना आसान है? सवाल ये भी है कि जब इतनी तैयारी और मुस्तैदी के बीच भेड़िए लगातार लोगों पर हमले बोल रहे हैं, तो उन्हें काबू करना क्यों मुश्किल होता जा रहा है? एक बड़ा सवाल है। आपके सामने अभी हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। भेड़िए तो भेड़िए हैं ही, उसके अलावा भी जंगली जानवर हैं जो कि यूपी के इस तराई इलाके में लोगों को परेशान कर रखे हैं, और वो सियार है। जो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सुल्तानपुर की, यहाँ छप्पर के नीचे एक माँ के साथ नवजात बच्ची सो रही थी, उसको सियार चारपाई से उठा ले गया। उसके बाद जो हम आपको दूसरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये यूपी के हमीरपुर की है। यहाँ भी जो है इसी तरीके की घटना सामने आई है। एक और आपको जो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें भी आप सीतापुर की ही तस्वीर है। ये 3 दिन पहले की हालांकि तस्वीर है, जिसमें कि यहाँ भी सियार कई लोगों पर उसने ताबड़तोड़ हमले किए और एक बुजुर्ग की इस हमले में मौत भी हो गई, जबकि 4-5 बच्चों को बुरी तरह से जख्मी करके वहाँ से भाग गया। तो ये सब घटनाएं जो यूपी के तराई के इलाकों में हो रही है, जिलों में हो रही है, उसके पीछे वजह क्या है? और भेड़िए के आतंक से तो घबराया हुआ था ही ये इलाका, अब ये उससे भी जो छोटा जानवर सियार है, उससे भी परेशान है। तो बहराइच से लेकर सीतापुर के लोग जो हैं वो रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, जाग जाग कर निगरानी कर रहे हैं। हर किसी को अपने बच्चे की जान की फिक्र सता रही है, क्योंकि इन बच्चों पर भेड़िए और सियार दोनों एक तरीके से इनको टारगेट बना रखा है। और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मानते हैं कि भेड़िए जो असल में इंसानों से डरने वाले होते हैं, शायद ही कभी इंसानों का शिकार करते हैं, उनके लिए बच्चे आसान शिकार होते हैं। ये छोटे होने की वजह से उनके लिए सॉफ्ट टारगेट होते हैं और इसीलिए आसानी से उनको अपना शिकार बना रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इंसानों से डरते हैं भेड़िए, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में भेड़िए इंसानों के इलाकों में कैसे आ गए? तो इसके बारे में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भेड़िए इंसानों की बस्ती का रुख तभी करते हैं जब वो या तो बहुत भूखे होते हैं और उन्हें अपने इलाके में शिकार नहीं मिलता, या अगर उन्हें कभी इंसानों से डर लगने लगता है, अगर इंसान उनके रास्ते में आ जाता है, तभी वो उस पर अटैक करते हैं। अब बहराइच और सीतापुर में जो घटनाएं हो रही है, उसको अगर आप देखें तो आप समझ पाएंगे कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से हमले हुए हैं, उसके पीछे क्या पैटर्न है। कुछ दिन पहले हालांकि अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक चिड़ियाघर में भेड़ियों के बिहेवियर को लेकर, उनकी आदतों को लेकर के बहुत सारी स्टडी की गई, और उसमें पता लगा कि भेड़ियों को जो है ना, वो एक नई जगहों को लेकर के कई तरह की उनमें मतलब उसे स्वीकार करने की चाहत नहीं होती, और वो ज़्यादातर वैसे इलाकों में जाना पसंद नहीं करते हैं जहां पर कि वो पहले कभी नहीं गए हों, या जहां उन्होंने शिकार नहीं किया है वहां जाकर शिकार नहीं करना चाहते हैं। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में यूपी के बहराइच में, तराई इलाके में अगर भेड़िए आ गए हैं, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं भेड़ियों के भीतर इंसानों का जो डर था या नए इलाकों में जाने का जो डर था, वो खत्म हो गया है, और उन्होंने इंसानों की जो बस्तियां हैं या इंसानी इलाके हैं, उसको उन्होंने अपना नया घर बना लिया है। कम से कम पिछले दिनों की जितनी घटनाएं बहराइच और सीतापुर के इस तराई इलाके में हुई है, उसको देख करके तो यही लग रहा है। और इस नए घर में आकर वो क्या कर रहे हैं वो आपको पता ही है। ज़्यादातर छोटे बच्चों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि इनको पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। अब क्या क्या किया जा रहा है, जरा एक बार नजर डालिए इस पर भी, कि वन विभाग ने जो है वो तो काम कर ही रहा है, उसके अलावा राजस्व विभाग के लोगों को भी लगाया गया है, पुलिस कर्मियों को लगाया गया है, अब तो सीआरपीएफ और मतलब पैरामिलिट्री के लोग भी उतार दिए गए। बाराबंकी, बहराइच और कतरनिया घाट नेशनल पार्क के डीएफओ, तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वहां कैंप कर रहे हैं, और उनकी निगरानी करने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। वो ड्रोन जिस पर कि एक तरीके से इंफ्रारेड कैमरे लगाए गए हैं, और उससे उनको ताकि उनका ठिकाना जो है वो समझा जा सके और उनको पकड़ा जा सके।
जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं वो कुछ और बातें भेड़ियों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि क्यों इतनी तैयारी के बावजूद भी ये भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजह है और उसकी बड़ी वजह है कि एक साथ, एक तो हमें मान के चलते हैं कि भेड़िए झुंड में चलते हैं हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार भेड़िए झुंड में चलते हैं और कई बार नहीं भी चलते हैं। इसीलिए जो हमने देखा कि 4 भेड़िए तो पकड़े गए, लेकिन बहुत सारे भेड़िए अभी भी पकड़ से बाहर हैं, पहुंच से बाहर हैं। इसके अलावा जिस तरीके से बाघों और तेंदुओं को पकड़ने की जो तरकीब अपनाई जाती है वो भेड़ियों पर कई बार लागू नहीं होती। भेड़िया काफ़ी चालाक होता है और पिंजरे में जल्दी नहीं फंसता। इसके अलावा हवा का जो बहाव होता है वो उससे जो आसपास अगर इंसान या कोई दूसरा जानवर है तो उसको आसानी से उसकी गंध पहचान लेता है। इसीलिए भेड़ियों जब जिस दिशा में हवा चल रही होती है उससे उल्टी दिशा में जाकर के और ट्रैप लगाना होता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि भेड़िए शिकार के मामले में बहुत तेज होते हैं और ये काफ़ी तेज़ी से भाग सकते हैं, 70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और एक तरीके से इनको इसीलिए पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। और अब जब ये कह दिया गया है कि भाई इन्हें मार देना ही अब समस्या का हल दिख रहा है, तो अब ये भी सवाल है कि इनको मारने का जो सिलसिला है वो कब तक चलेगा और इससे कब निजात मिल पाएगी बहराइच और तराई के लोगों को, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो हाल के दिनों में जिस तरीके से तराई इलाके में इंसानों और जानवरों के बीच में ये मुठभेड़ बढ़ी है, ये उसको देखते हुए लगता है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है, क्योंकि इंसानों का दायरा बढ़ता जा रहा है और जंगल सिमटते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है इंसानों के लिए भी और पूरे इन्वायरमेंट के लिए तो है ही। अब खबरों के सिलसिले